जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। आप सभी होने वाले आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर जिन्होंने मैथ्स ऑप्शनल लेकर यूपीएससी पढ़ने का विचार किया है। जो विद्यार्थी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं और मैथ्स ऑप्शनल लेकर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अलजेब्रा को या फिर मॉडर्न अलजेब्रा या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं, एक पार्ट है आप लोगों का पेपर 2 का। पेपर 2 में मॉडर्न अलजेब्रा का सिलेबस होता है, उसमें मॉडर्न अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बच्चों हम लोग सॉल्यूशंस देख रहे हैं। 2013 से 2025 तक के हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गणित विषय गुरुकुल में स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को डील करेंगे, जो कि है आप लोगों का रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर से रिलेटेड। बच्चों, ये वाला प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या कहा सर आपने? बिल्कुल आप विद्यार्थियों, मैंने बिल्कुल सही कहा। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। 2003 में आया है, 1973 में आया है, 1990 में आया है और 2013 में भी आया भैया। ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जामिनेशन में। अगर आप देखें बच्चों कि आपको मॉडर्न अलजेब्रा को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने ग्रुप थ्योरी के ऊपर वीडियोस बनाने चालू किए हैं, जो कि आपके मैथ्स ऑप्शनल, नेट सेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, आईआईटी जेम जैसी एग्जामिनेशन में काम आते हैं। तो ये सारे मतलब आप डिटेल में जानेंगे ग्रुप थ्योरी को बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिस कर पाएंगे। मॉडर्न अलजेब्रा क्या के बारे में आप बहुत जानकारी ले पाएंगे। तो हमारी जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी जो ग्रुप थ्योरी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसका जो स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद ये देख रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस प्रश्न का सोल्यूशन लेंगे। लेट क्वेश्चन दिया है, जे इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए और बी इंटीजर है। आपके ए और बी इंटीजर है, ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं बात करूं ए प्लस आई बी, तो ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ए प्लस आई बी, जिसमें ए और बी आपके रियल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पे ए बी आपके इंटेजर है। तो इसे जो इंटेजर है ये आपका सबसेट हो जाता है रियल नंबर का। तो हम लोग कहेंगे कि जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटेजर है ये आपकी सब रिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ऐसा ही प्रश्न भी दिया गया है। और कहा क्या पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जे। ये जो जे है, जे क्या है भाई? जे आपका ईडी है, इंटीग्रल सॉरी यूक्लिडियन डोमेन है, या फिर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, या यूएफडी है, या फिर तीनों है। जस्टिफाई योर आंसर 15 नंबर के लिए प्रश्न आया था। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो ईडी को समझने से पहले हमें आईडी क्या होता है, यानी आईडी का मतलब है इंटीग्रल डोमेन, और इसके भी पहले आपको रिंग के डेफिनेशन आनी चाहिए। तो मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पहले आपको रिंग के डेफिनेशन समझाऊं फिर इंटीग्रल डोमेन समझाऊं। मैं ये समझ के चलता हूं कि आपको रिंग के बारे में पता है, रिंग के डेफिनेशन क्या है, रिंग के बारे में आप लोग जानते हैं। मैं आज शुरुआत करूंगा इंटीग्रल डोमेन से, क्योंकि ईडी की डेफिनेशन में काम में आएगा। और आज के इस एग्जाम्पल के को लेते लेते मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी समझाऊंगा, और इस एग्जाम्पल को कैसे प्रूफ किया जाना है एग्जामिनेशन में, ये भी हम लोग पूरे डिटेल में यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में लगने वाले मटेरियल्स की, यानी बेसिक डेफिनेशन की। तो सबसे पहले अगर कोई एक आर रिंग आपके पास दिया गया है भैया, एक आर रिंग है, चलो ठीक है, रिंग है। इस रिंग को आप इंटीग्रल डोमेन कब कहेंगे? इस रिंग को आप इंटीग्रल डोमेन कब कहेंगे? जब ये रिंग कम्यूटेटिव रिंग हो। मैं बात कर रहा हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए बी के बराबर में बी है, या ए प्लस बी के बराबर बी प्लस है, अगर ऑपरेशन डॉट और प्लस हो तो। कम्यूटेटिव रिंग है, अगर हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग आर है, इसे हम लोग इंटीग्रल डोमेन कब कहेंगे? जब कोई एक एलिमेंट लूंगा, नॉन जीरो एलिमेंट, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो एलिमेंट लिया, इस नॉन जीरो एलिमेंट के साथ इसे मैं जीरो डिवाइजर कहूंगा। जब कोई देयर एग्जिस्ट बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बिलोंग्स टू आर, यानी इस आर का ही एलिमेंट है, यानी कि ए इज एक नॉन निगेटिव, मैंने एक एलिमेंट ले लिया है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो या नॉन जीरो आप कह सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसे हम लोग ए को जीरो डिवाइजर कब कहेंगे? क्योंकि इंटीग्रल डोमेन के लिए जीरो डिवाइजर और नॉन जीरो डिवाइजर का आना बहुत जरूरी है। तो ए अगर जीरो एलिमेंट नहीं है, तब एक ऐसा एलिमेंट यानी बी नाम का एग्जिस्ट होगा जो कि जीरो नहीं है, और मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ या ए डॉट बी ले लूँ के बराबर में अगर मुझे जीरो मिलता है, तो ये जीरो डिवाइजर होता है। ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट ए इंटू बी जीरो मिल रहा है, तो इसे हम लोग जीरो डिवाइजर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर टू रो टू कॉलम की अगर M2 मेरे पास एक रिंग दी गई है R, M2 दिया गया है, इसमें से कोई एक एलिमेंट निकाल लूँ, यानी 2 इंटू 2 ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे, 2 रो 2 कॉलम के एलिमेंट्स रहेंगे। अगर मैंने 0 1 0 0 ले लिया है A नाम का मैट्रिक्स, या फिर B नाम का एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 1 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों।
ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, ये ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, क्या इनका मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगा? चेकआउट करेंगे। जीरो इंटू बी अगर हम लोग करेंगे पहला रो पहला कॉलम, जीरो इंटू दिस जीरो, वन इंटू जीरो प्लस जीरो, आंसर आ गया जीरो, जीरो प्लस जीरो आंसर आ गया जीरो, जीरो जीरो और जीरो आंसर जीरो। आप खुद होके आप इसका मल्टीप्लाई यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको खुद होके आता है, आप कर सकते हैं। तो ए भी आ गया जीरो, ए जीरो नहीं था, बी भी जीरो नहीं था, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है। तो ये जो आर है ये जो है आपका जीरो, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ए और बी ये आपके जीरो डिवाइजर है। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ मॉड्यूल होगा Z6 का, Z6 में कैसे एलिमेंट आते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट्स आते हैं बेटा। 0 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, सॉरी 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 6 ले रहे हैं तो 6 माइनस वन यानी 5 तक, P ले रहे हैं तो P माइनस वन तक एलिमेंट्स आते हैं, N ले रहे हैं तो N माइनस वन, इस तरीके से कहा जाता है। अगर मैं इसमें से कोई 2 उठाऊँ जो कि 0 नहीं है और इसमें से कोई 3 उठाऊँ जो भी 0 नहीं है, तो 2 मॉड्यूलो 6 की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलो 6 यानी कि ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट यानी कि यहाँ पे डॉट एक ऑपरेशन था। इंटू 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 क्या होता है? 6, 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाता है आपका? 0। तो 2 जीरो नहीं है, 3 भी एक जीरो एलिमेंट नहीं है, नॉन जीरो है। 2 इज नॉन जीरो, 3 इज नॉन जीरो, बट उनका जो ऑपरेशन है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है, हम लोग देख रहे हैं तो 2 इंटू 3 जो आपको मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये आपका जीरो, 2 जीरो डिवाइजर है, 3 आपका जीरो डिवाइजर है। अब हम बात करेंगे कि नॉन जीरो डिवाइजर की, क्योंकि हमें बात करना है डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन। अगर इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन समझ में आ गई तो ईडी की डेफिनेशन में इंटीग्रल डोमेन का काम है। इसलिए इंटीग्रल डोमेन के लिए मैंने जीरो डिवाइजर और नॉन जीरो डिवाइजर को मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। डिटेल में प्रश्नों को हम लोग ले रहे हैं, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। इंटीग्रल डोमेन यानी कि मेरे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है कम्यूटेटिव रिंग आर का, कम्यूटेटिव रिंग आर का या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कम्यूटेटिव रिंग विच हैज नो जीरो डिवाइजर, इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल डोमेन। या इंटीग्रल डोमेन में एक कम्यूटेटिव रिंग है जिसके पास नो जीरो डिवाइजर यानी जीरो डिवाइजर ही नहीं है, तब उसे हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। अगर कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया मैंने और अगर बी भी नॉन जीरो एलिमेंट है कम्यूटेटिव रिंग आर का, और इनका जो ऑपरेशन है ए डॉट बी बोले या जो भी आपको ऑपरेशन दिया जाएगा ए डॉट बी ऑपरेशन, अगर ये भी नॉन जीरो, ये इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसे हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास ए बी इक्वल टू जीरो आ रहा है तो या तो ए जीरो होगा आइदर, या तो ए आपके पास जीरो होगा या तो बी आपका जीरो होगा, दोनों में से एक जीरो होगा, या ए या तो बी दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तब जाके ए बी इक्वल टू जीरो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए उदाहरण अगर मैं लूँ इसी में से Z6 में से, तो Z6 तो आपका आईडी नहीं है, नॉट इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि मैंने नॉन जीरो एलिमेंट ले लिए दो, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, लेकिन इसका जो मैं मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ मॉड्यूलो 6 के साथ आंसर आ रहा है जीरो, तो ये तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नॉट इंटीग्रल डोमेन। उसके जगह अगर मैं Z5 लेता 0 1 2 3 4 इस तरीके से लेता, तो मैं इसमें से कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स उठाऊँ, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स उठाऊँ इसमें से, जैसे 2 क्रॉस 3 मॉड्यूलो 5, तो 2 3 जा 6, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट उसका मल्टीप्लिकेशन है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे केस में जो Z5 है वो आपका इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। ये हम लोगों ने इंटीग्रल डोमेन को डिटेल में समझा। इंटीग्रल डोमेन की सहायता से हम लोग ईडी यूक्लिडियन डोमेन के बारे में चर्चा करेंगे कि यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है। अगर ईडी की डेफिनेशन समझ में आएगी तब जाके हम लोग इसके एग्जांपल्स को समझ पाएंगे। तो जब भी आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन का प्रूफ लेने चले जाऊँ। इस क्वेश्चन के लिए लगने वाले सारे बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IFOS, IFS सारे ऑफिसर्स को मैं बनता हुआ देखना चाहता हूँ, और उसके पीछे अगर मेरा हाथ रहे तो बहुत अच्छी, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन, IAS ऑफिसर बनना है, देश के लिए काम करना है, भविष्य सुधारना है। आज भी एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज़्यादा पीछे है या उसमें बहुत सारी खामियां हैं बच्चों, उसको हमें सुधारना है। और ऐसे टीचर्स या ऐसा समाज हमें बनाना है, ऐसे ऑफिसर्स हमें बनाना है कि
आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य की जो जनरेशन है, उसको किसी भी तरीके से अपने सपनों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ये हमारा उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या होता है भैया ईडी। ईडी की डेफिनेशन ना, ईडी यूक्लिडियन डोमेन है, पीआईडी है, यूएफडी है। इसकी इतनी सारी डेफिनेशन नहीं लूंगा, ईडी लूंगा, फिर क्वेश्चन को समझाऊंगा और फिर मैं आगे के टर्म्स को आपको समझा दूंगा। पहले ईडी, ईडी के बारे में बात करेंगे। एन इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन आर। अभी मैंने देखो पहले रिंग रिंग तो आपको डेफिनेशन नहीं समझे है, लेकिन रिंग अगर आपको आती है तो उससे इंटीग्रल डोमेन पता चल गया आपको। इंटीग्रल डोमेन के लिए जीरो डिवाइजर, नॉन जीरो डिवाइजर होना जरूरी। तो जीरो डिवाइजर की पहले डेफिनेशन देखी। अगर हमारे पास नो जीरो डिवाइजर्स है तो वो इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन का यहाँ पे उपयोग हो रहा है ईडी में। एन इंटीग्रल डोमेन आर इज सेड टू बी, इज इट सेड टू बी यूक्लिडियन डोमेन फॉर ईच non-zero element belongs to R, there exist या there associates, ऐसा आप लिख सकते हैं, associates non negative, there associates non negative integer, non negative integer integral function या integer function d of a सच दैट, यहाँ पे कुछ कंडीशन है पहली और दूसरी, हम लोग इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे जो डी है ऑफ ए है, इसे हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक फंक्शन है बच्चों। कहाँ से? एक रियल यानी रिंग ले लिया, यानी ये आपका इंटीग्रल डोमेन है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन से मेरा जो फंक्शन जा रहा है वो नॉन निगेटिव इंटेजर पे जा रहा है। नॉन निगेटिव इंटेजर मतलब इंटेजर में तो 0 1 2 आता है, -1 -2 भी आता है। तो जो निगेटिव है उनको हटा दो। 0 नाइदर निगेटिव है नाइदर पॉजिटिव है। तो हमने बात किया नॉन निगेटिव की, तो यहाँ से लेके सारे आपके नॉन निगेटिव है, तो हम लोग ये सारे इंक्लूड करेंगे, यानी 0 इंक्लूड रहेगा। और ये जो है आपके पॉजिटिव इंटेजर्स है, तो पॉजिटिव इंटेजर और यूनियन 0 यहाँ पर हमारा ये हमारा को डोमेन हो जाएगा। ये आपका डोमेन है, आपका को डोमेन है। इनके बीच में जो फंक्शन है वो डिफाइंड इस तरीके से हो रहा है, जो भी आपको फंक्शन मिले वो आपको कैसी वैल्यू दे, वो सारी की सारी आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ दे, सारी के सारे पॉजिटिव वैल्यू दे। अगर आप कोई हम लोगों ने इंटीग्रल डोमेन का कोई एक एलिमेंट ले भी लिया, तो इसकी जो मैपिंग यहाँ पे फंक्शन जो भी बनेगा, वो फंक्शन कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि वो आपको पॉजिटिव ही वैल्यू दे। तो अगर आप लोग देखेंगे जेड इंटेजर, तो इंटेजर अगर आप इसका मॉड लेंगे, मॉड्यूलस ऑफ, यानी जेड अगर मैं कुछ इस तरीके से इंटेजर ले भी लूँ, तो मॉड ऑफ इंटेजर यानी कि अगर कोई एक इंटेजर है 1 या -1, तो उसका मॉड 1 ही आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। तो आप इंटीग्रल डोमेन उठाएंगे तो z इज एन इंटीग्रल डोमेन, यानी कि z क्या है? आपका इंटीजर का सेट है, वो इंटीग्रल डोमेन होता है। अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे a + ib, तो मुझे इसका कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, यानी a² + b² आपकी नॉर्म की वैल्यू है, यानी कि एक फंक्शन है f ऑफ a + ib, एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइंड है कि वो आपको हर बार वैल्यू कैसी दे दे बच्चों? आपको पॉजिटिव वैल्यू दे दे। यानी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर -1 -i डाले तो भी -1 का स्क्वायर यानी a² और माइनस दूसरा जो b की टर्म है वो -1 का स्क्वायर आपको पॉजिटिव ही देगा। आप मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि जिस डिटेल में मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न को समझने के लिए। शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल बहुत डिटेल में गहराई से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा विद्यार्थियों। तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड किया, तो इसे कुछ इस तरीके से डिफाइंड किया गया है कि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। पहली कि d ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ ए बी होगा फॉर एवरी, यानी फॉर ऑल a नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें कि फॉर ऑल a विच इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r, not equal to b not equal to there exist a comma b not equal to 0 belongs to r, there exist t comma r belongs to r such that a equals to tb plus r where या तो r 0 हो या तो और d of r is less than d of b आपको दिखाई दे। अगर अपने d of a यहाँ पे लेस देन डी ऑफ ए भी बोला है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी।
यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बच्चों ऐसा डिफाइन किया है कि डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी होना चाहिए। फॉर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिलोंग्स टू आर। दूसरी कंडीशन जो है वो कंडीशन है आप लोगों की डिवीजन एल्गोरिदम की। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है आपका, हम लोग कहते हैं कि अगर मैं किसी बी को अगर ए को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ बी से, अगर मैं ए को बी से डिवाइड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे एक रिमाइंडर मिलेगा और कहीं ना कहीं मेरे को एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आंसर क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वेयर ये जो आर है रिमाइंडर या तो जीरो हो या तो इस आर पे अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूँ यानी डी ऑफ आर, इस डी को क्या बोलते हैं हम लोग इक्लूडियन वैलिडेशन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक में इसका नाम भी दिया गया है, इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ बी। अब इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करके ईडी के डेफिनेशन इस्तेमाल करके पहले मुझे जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर है इसे पहले ईडी प्रूफ करना होगा। अगर ईडी आएगा तो पीआईडी आएगा, पीआईडी आएगा तो यूएफडी आएगा। तो अब इसी चीज़ का हम लोग डेफिनेशन का उपयोग करेंगे। इसे आप लिख सकते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा सा है या फिर बहुत बड़ी जगह अपने पास है नहीं। तो इन कंडीशन का उपयोग करेंगे। नंबर 1 नंबर 2 ये दोनों हमारे पास आनी चाहिए, तो अब ये ईडी कहलाएगा। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को? अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करना। चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये इजी है, लेट जे इक्वल टू ये यहाँ पे जो ए प्लस आई बी है ना, इसे मैं क्योंकि ए और बी मैंने आपको डेफिनेशन ए और बी के फॉर्म में लिखी है तो ए प्लस आई बी को मैं एम प्लस आई एन मानूंगा वेयर एम एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एम प्लस आई एन आप जब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ना तो उसे ए प्लस आई बी के तौर पर ही रखना। मैं यहाँ पे ए और बी की जगह एम और एन ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा बदल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इसको पढ़ के इसको मैंने तैयार किया है वो एम प्लस आई एन के फॉर्म पे तैयार किया है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस आई बी के फॉर्म पे दिया है। अगर पेपर आता है तो उसे ए प्लस आई बी के फॉर्म पर ही रखना है। ठीक है, चलिए तो इसे मैं इंटीग्रल डोमेन आसानी से प्रूफ कर सकता हूँ क्योंकि इसमें से कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 1 प्लस जीरो आए यानी इक्वल टू 1 जो कि जीरो नहीं है, या फिर दूसरा है 1 प्लस 2 आए ये भी जीरो नहीं है। कोई भी दो ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, यानी कि एक पहला एलिमेंट भी जीरो नहीं है, दूसरा एलिमेंट भी जीरो नहीं है। और अगर मैं इसको 1 इंटू 1 प्लस 2i करूँ तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है 1 प्लस 2i विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो इंटीग्रल डोमेन है, ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है और ए भी ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो नो जीरो डिवाइजर यानी इंटीग्रल डोमेन है। और क्या इसके पास यूनिटी है? बिल्कुल है यहाँ पे, क्योंकि यूनिटी आपको यूएफडी के लिए काम में आती है, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिट एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट 1 जो सबसे मल्टीप्लाई होके वापस वही एलिमेंट दे दे। अगर 1 इंटू ए करेंगे तो ए ही मिलेगा। तो क्या यहाँ पे यूनिट एलिमेंट है? बिल्कुल है। 1 प्लस जीरो आई को देखेंगे आप तो आपका आता है 1, तो ये आपका क्या कहलाता है? यूनिट। तो ये इंटीग्रल डोमेन है विथ यूनिट। ठीक है, तो इसे चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम लोग। ये यूनिटी है हमारा, यूनिटी। और यूनिट में ये फ़र्क है कि यूनिट में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यूनिटी का मतलब होता है वो एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद भी उस एलिमेंट को वापस दे दे, यानी कि 1 इंटू ए इक्वल टू ए, तो यहाँ पे 1 आपकी यूनिटी हो गई। तो यहाँ पे यूनिटी का मतलब 1 इक्वल टू 1 प्लस जीरो आई, ये आपकी यूनिटी है, रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये यूएफडी के लिए काम में आता है। अगर हम लोग बात करें आगे, लेट, यहाँ से मेन प्रूफ हमारा चालू हो जाता है। कोई एक एलिमेंट ले लिया ए इक्वल टू एम प्लस आई एन विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डी ऑफ ए अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्म एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस तरीके से मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया भैया। यहाँ से मैंने एक उठा लिया ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी के मैंने फंक्शन लगा दिया, यानी फंक्शन ए ऑफ ए प्लस आई बी कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि आपको जब भी वैल्यू मिले पॉजिटिव वैल्यू मिले। निगेटिव तो हम लोग को काम है ही नहीं, हमको पॉजिटिव का काम है। तो डी ऑफ ए इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पे डी ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं? डी ऑफ ए इज़ पॉजिटिव, इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ नहीं किया है नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब जीरो भी आ जाएगा, यानी कि अगर जीरो आ जाएगा तो अगर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जीरो का कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जीरो प्लस आई जीरो लिखेंगे, यानी इसका ए स्क्वायर करेंगे या बी स्क्वायर करेंगे तो जीरो प्लस जीरो आंसर जीरो आ जाएगा। तो मुझे जीरो नहीं चाहिए,
तो नॉन निगेटिव में तो जीरो भी आता है, मुझे जीरो नहीं चाहिए, जीरो को छोड़ के यानी नॉन जीरो एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन जीरो एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नॉन निगेटिव के जगह पॉजिटिव वर्ड उपयोग किया है। छोटी छोटी मिस्टेक, बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक है जो विद्यार्थी कर देते हैं। डी ऑफ ए इज पॉजिटिव, डी ऑफ ए इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटेजर, डी ऑफ ए इज पॉजिटिव इंटेजर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी ए इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर। डी ऑफ ए कम से कम 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, क्योंकि मैं तो 0 नहीं ले सकता हूँ, तो 0 नहीं ले सकता हूँ तो क्या लूँगा, सबसे छोटा यानी कि 1 लूँगा। अगर 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 0 आए तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 1 + 0 आंसर आएगा 1। तो ऐसा फंक्शन है तो कम से कम 1 आएगा। और 1 की जगह अगर आप दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे 1 + 2 आए तो आपको 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 यानी 5 देखने को मिलेगा। तो कम से कम 1 आएगा, 1 के ऊपर सारे रहेंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का आ गया है। और सिमिलरली अगर आप ए के लिए ऐसा कह सक रहे हैं तो बी के लिए भी कोई दूसरा एलिमेंट है उसके लिए भी आप ऐसा कहेंगे, डी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या 1 हो या 1 से बड़ा हो। अगर हम लोग बात करें डी ऑफ ए डी ऑफ बी, हमारा पहला क्राइटेरिया ये है कि डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी मिलना चाहिए। तो अगर मैं ए बी यहाँ पे ना हो, ए बी के बारे में बात करूँ तो ए बी क्या आ जाएगा बच्चों, आपको ए बी यानी m + in, बी को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे पहले लेट करके ले लेना चाहिए। तो अगर मेरा a m + in है और b मेरा m1 + in1 है, वेयर ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू जीरो। तो a × b के बारे में बात करेंगे, m + in इंटू में m1 + in1 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों आप, तो ये क्या मिलेगा m × m1 तो i m n1 i प्लस i n m1 i × i स्क्वायर विच इज़ -1 माइनस हम लोग बात करेंगे n × n1 तो ए भी आ गया है हमारा। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, m m1 रियल को एक तरफ कर देते हैं, -n n1 प्लस i कॉमन निकालेंगे m n1 प्लस n m1, इस तरीके से रियल एंड इमेजिनरी अलग कर दिया। ये आपका ए भी आ गया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये भी हमारा a × b एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, यानी एलिमेंट ऑफ इस रिंग का एक एलिमेंट आ गया। चलिए बात करेंगे डी ऑफ ए बी निकालना है मेरे को, डी ऑफ ए बी, डी ऑफ ए तो मेरे पास है, डी ऑफ ए की वैल्यू 1 है या उससे बड़ी है। डी ऑफ ए बी के बारे में बात करेंगे, डी ऑफ ए बी जैसे मैं डी ऑफ ए लगाऊंगा तो डी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, डी ऑफ ए यानी कि क्या था m + in, यानी ये हो जाएगा रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल का स्क्वायर m1 - n n1 का स्क्वायर प्लस m n1 प्लस n m1 का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर निकालना तो आना चाहिए भैया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर तो आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो कैसे ही हम लोग बनेंगे। a - b का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, m m1 का a स्क्वायर माइनस ट्वाइस m m1 n n1, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस b प्लस b स्क्वायर n n1 का स्क्वायर प्लस करके क्या आएगा, m n1 का स्क्वायर m n1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी यानी m n1 n m1 प्लस n m1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल उड़ा के फेंक दो, 2 है, m n m n m1 n1 m1 n1 है, उड़ा के फेंक दिया इसको। क्या बच गया बच्चों हमारे पास, ये बच गया m स्क्वायर m1 का स्क्वायर, m स्क्वायर m1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n1 का स्क्वायर, m स्क्वायर n1 का स्क्वायर n स्क्वायर m1 का स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन है, m स्क्वायर कॉमन है, m स्क्वायर कॉमन निकल लिया, क्या रह गया आपका m1 का स्क्वायर प्लस n1 का स्क्वायर, n स्क्वायर कॉमन है निकल लिया, क्या बच गया आपका m1 का स्क्वायर प्लस n1 का स्क्वायर। यानी आपको देख पा रहे हैं आप m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m1 का स्क्वायर प्लस n1 का स्क्वायर। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यानी मेरे पास a नाम का एक एलिमेंट था, a नाम का क्या एलिमेंट था भाई, a m + in, b नाम का एलिमेंट था m1 in, तो इसी से निकला है। तो ये अगर मैं डी ऑफ ए इस तरीके से मैंने डिफाइन किया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो डी ऑफ ए हो गया, ये हो गया आपका डी ऑफ ए, ये हो गया आपका डी ऑफ बी, यानी डी ऑफ ए बी आ गया
डी ऑफ ए डॉट डी ऑफ बी, लेकिन मुझे अभी भी लाना है कि डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए डी ऑफ बी होता है, डी ऑफ बी की वैल्यू आ गई। तो नाउ अगर मैं ऐसा लिख लूँ कि डी ऑफ ए को मैं डी ऑफ ए इंटू वन लिख सकता हूँ, डी ऑफ ए को मैं डी ऑफ ए इंटू वन लिख सकता हूँ। अगर मैं लिख सकता हूँ तो मुझे पता है कि डी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मैंने अभी लिखा डी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अभी आपको समझाया। अगर ये इससे बड़ा है मतलब ये इससे छोटा है, वन लेस देन इक्वल टू डी ऑफ बी, तो वन के जगह मैं डी ऑफ बी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वन जैसे ये वन है, वन के जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू डी ऑफ बी है, ये इन इक्वालिटी ये वाली दी गई है, तो ये भी इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। देखो छोटी छोटी चीज़ें काम में आती, छोटी छोटी चीज़ें, साला ये इसकी वैल्यू से ये कैसे लेस देन इक्वल टू था, तो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, डी ऑफ ए डॉट डी ऑफ बी। यहाँ तक हम लोग आ गए हो, डी ऑफ ए इक्वल टू डी ऑफ बी है, तो डी ऑफ ए इंटू डी ऑफ बी की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, डी ऑफ ए बी है। तो हम लोगों ने निकाल लिया है कि डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी। ये पहली जो कंडीशन थी वो खत्म कर दी हम लोगों ने। अब दूसरी कंडीशन क्या है, हमको बताना है कि अगर मैं ए को बी से डिवाइड करूं, ए को बी से डिवाइड करूं तो ए और बी किसके एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है। तो इसी के अंदर आपको टी और आर दो एलिमेंट ऐसे मिलने चाहिए, टी और आर ऐसे एलिमेंट मिलने चाहिए इस जे में। कभी कभी जे को ना आपको पेपर में आएगा, जे को आप जे यानी ए प्लस आई बी, ये जो आपका जो सेट दिया है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड इंटीजर से, तो जेड के जगह इसे आप जेड ऑफ आई बी कहते हैं, ए प्लस आई बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो टी आर बिलोंग्स टू जे बोलो या जेड ऑफ आई जेड आई, ठीक है, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर। तो टी और आर बी इसी में से आएंगे कि आपको डिवीजन एल्गोरिदम मिले, यानी कि अगर मैं ए को बी से डिवाइड कर लूँ तो क्वोशंट और रिमाइंडर मुझे मिलना चाहिए, क्वोशंट और रिमाइंडर मुझे मिलना चाहिए, और जो क्वोशंट और रिमाइंडर जो मिलेगा वो भी इंटीजर का सेट में से, यानी कि इसी नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म पर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे बताना है। तो फॉर अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे नाउ सेकंड कंडीशन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ए बाई बी। तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास m प्लस आई एन है, और बी की जो वैल्यू है वो m प्लस आई एन वन है, m1 प्लस आई एन वन है। इनटू में रैशनलाइज करना होगा m माइनस आई एन वन, m1 माइनस आई एन वन, m1 माइनस आई एन वन से मैंने रैशनलाइज कर लिया है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो m इंटू एम वन, m इंटू एम वन, m इंटू एम वन माइनस आई एम एन वन प्लस आई एन एम वन, आई स्क्वायर विच इज़ माइनस वन और माइनस प्लस हो जाएगा एन एन वन अपॉन में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर यानी माइनस वन माइनस माइनस प्लस एम वन का स्क्वायर प्लस एन वन का स्क्वायर, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई खुद होके करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। रियल को एक तरफ करना पड़ेगा, इमेजिनरी को एक तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम एम वन प्लस एन एन वन के डिवाइड में एम वन का स्क्वायर एन वन स्क्वायर प्लस आई, यहाँ पे देखेंगे एम एन वन प्लस एन एम वन अपॉन में एम वन का स्क्वायर एन वन का स्क्वायर। केक कटेगा तो सबको बटेगा, मैंने रियल और इमेजिनरी को अलग कर दिया और इसको दोनों के डिवाइड में लेकर चले गया। तो ये जो आपका दिख रहा है ए अपॉन बी, ये देखो ए एक वैल्यू दिख रही है प्लस आई, तो इट इज़ लुक लाइक पी प्लस आई क्यू, मैंने इसको पी नाम दे दिया, इसको क्यू नाम दे दिया, पी प्लस आई क्यू मैंने बोला, यानी कि जो सेट दिया था सेट में से ही आपकी एंट्री आनी चाहिए। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो देखा तो जो नंबर मिल रहा है वो भी उसी सेट में से एक नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो रैशनल है और मुझे जो चाहिए था ए और बी, ये जो पी और क्यू मिला, ये पी और क्यू तो रैशनल है, लेकिन मुझे तो जेड यानी इंटेजर चाहिए। तो रैशनल को इंटेजर में बदलने के लिए आपने जेई में आप लोगों ने पढ़ा है, अगर जेई में नहीं पढ़ा है तो सीबीएसई के स्टूडेंट अगर रहे हैं आप या कक्षा 11वीं 12वीं में, तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा है। उदाहरण दे देता हूँ, अगर ये 1/5 होता है, उदाहरण 1/2 प्लस आई ये भी 1/2 होता है, उदाहरण ये 1/2 प्लस i/2 होता है एक रैशनल नंबर, तो 1/2 यानी 0.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0 और लोएस्ट इंटीजर होता है यानी कि 1 होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर और लोएस्ट इंटीजर में, अभी तो हम लोग फिलहाल उसको रख नहीं रहे हैं,
मैं क्या कर रहा हूँ, उस ग्रेटेस्ट और लोएस्ट इंटीजर के यानी कि सीलिंग फंक्शन या बेसिक फंक्शन से नहीं ले रहा हूँ इसको, इसे सॉल्व करूंगा मैं पी प्लस आई क्यू को। कोई एक पी डैश और क्यू डैश एक ऐसे इंटीजर उठाऊंगा मैं जिससे पी और क्यू को माइनस करने पर मुझे ये जो रैशनल नंबर है वो चेंज होकर मिले। यानी जो आपकी बुक में दी गई है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मैं लूँगा, यहाँ पे चूज़ करूँगा और इसे मैं रैशनल से इंटीजर में बदलने का प्रयत्न करूँगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स, देखिए एग्जाम्पल बड़े ज़बरदस्त होते हैं यार, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है ना, ऐसा ही नहीं कि बट रट लिए, रटने से तो आप बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल जो मैथ्स ऑप्शनल के जो पेपर आ रहे हैं वो इस लेवल पे आ रहे हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता यानी कि आपकी बुद्धि का प्रदर्शन किस तरीके से आप कर पा रहे हैं ये चेक किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो मैथ्स ऑप्शनल के क्लासेस लेना, मैथ्स ऑप्शनल पढ़ा देना भैया, इतने 100-200 लेक्चर में या 300 लेक्चर में या इतने 5 महीने में 4 महीने में कोर्स कवर हो जाएगा। कोर्स कवर करना अलग बात है, कोर्स तो कोई भी पढ़ा देता है, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी वगैरह दी है ना, कोर्स कवर करना बहुत अलग बात है कि मैंने ये पढ़ा दिया। उन क्वेश्चंस को उस डिटेल में उतर के सॉल्व करके दिखाना और उसके बताना बच्चों को कि ये कैसे कैसे आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस तो बीएससी में यानी जो मैथ्स ऑप्शनल में है वो सिलेबस तो आपने बच्चों बीएससी में भी पढ़ा है। तो क्या आप बीएससी में जो आप बीएससी में पढ़े हैं, इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, क्या सच में आपने उतना पढ़ा है कि आप यूपीएससी के मैथ्स ऑप्शनल के प्रश्नों को सॉल्व कर पाए? नहीं। तो पढ़ना अलग बात है, पढ़ तो कोई भी लेता है, पढ़ा भी कोई देता है, लेकिन उसके डिटेल में उतर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तब जाके हम उसे पढ़ना कहेंगे। तो ए अपॉन बी के यहाँ तक हम लोग आ गए, पी प्लस आई ए बाय बी। पहली कंडीशन प्रूफ हो गई है, हम दूसरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर पी एंड क्यू मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पी एंड क्यू रैशनल नंबर है, देयर करस्पॉन्डिंगली मैं एक पी डैश एंड क्यू डैश की बात करूँगा जो कि आर इंटेजर्स है, जो कि आपके इंटेजर्स है, और कुछ इस तरीके से मैं इसे लिख पाऊँ कि पी डैश माइनस पी लेस देन इक्वल टू हाफ एंड क्यू डैश माइनस क्यू लेस देन इक्वल टू हाफ। मैंने इस तरीके से डिफाइन, हाफ की जगह 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, 2/4 कुछ भी रैशनल नंबर आप ले सकते थे। पी डैश अगर मेरा पी और क्यू मैंने बोला 1/2 होते उदाहरण 1, और पी डैश इंटेजर है, इंटेजर यानी 1, तो 1 माइनस हाफ इज लेस देन इक्वल टू हाफ। क्यू डैश तो इंटेजर है यानी कि 1 माइनस क्यू यानी कि अगर ये हाफ होता 1/, ये रैशनल है 1/2 होता उदाहरण, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू हाफ। ये आता है, एक में से आधा गया आधा। तो मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया ताकि इजी ऐसे नंबर सिस्टम्स को मैं लेके चलूँगा जो मेरे लिए आसान हो पढ़ने में, ताकि मैं इस पर वैल्यू पुट करके मुझे आंसर किस तरीके से मिल रहा है, ये आ कैसे रहा है, ये समझ में जल्दी आ जाए, है ना। बहुत बड़ी बड़ी संख्या लेके नहीं चलना है, छोटी छोटी संख्या लेके हमें उसे समझने का प्रयत्न करना है। ठीक है, तो हम इसका उपयोग करेंगे, और इसका उपयोग भी क्यों किया गया जब हम लोग आखिरी में देखेंगे कि या तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 चाहिए, ए को बी से डिवाइड करने पर a इक्वल टू टी बी प्लस आर, ये जो आर है रिमाइंडर या तो 0 चाहिए, या तो इस पे डिफाइंड जो है आपका यूक्लिडियन वैलिडेशन वाला फंक्शन जो डिफाइंड है वो डी ऑफ आर इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ बी चाहिए। तो इसमें हमको बहुत काम में आएगा ये लेना। तो रैशनल को इंटीजर में बदलने की एक प्रोसेस है जो कि हम लोग देख रहे हैं। लेट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अभी हम लोग आगे देखेंगे कि मेरे को टी और आर चाहिए, तो टी मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, पी डैश प्लस आई क्यू डैश, और ए अपॉन बी इक्वल टू पी प्लस आई क्यू, इसको मैं लैम्बडा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? लैम्बडा। फॉर ए अपॉन बी इक्वल टू लैम्बडा इम्प्लाइज ए इक्वल टू लैम्बडा बी, इसमें माइनस टी बी प्लस टी बी का अरेंजमेंट कर देता हूँ, तो ये लैम्बडा माइनस टी इंटू बी प्लस ये हो जाएगा आपका टी बी। तो ये जो लैम्बडा माइनस टी इंटू बी है इसको मैं आर मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा टी बी प्लस आर, वेयर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो आर हो गया ना वो हो गया अपना लैम्बडा माइनस टी इंटू बी, ये आ गया आपका ए। लेकिन ये आपके पास ए और बी तो बिलोंग्स टू जेड, यानी ए और बी जो थे वो जेड आई में बिलोंग कर रहे, जेड आई या फिर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आपका ये
जे आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जे दिया है तो यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं क्या, टी और आर भी बिलोंग करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जे। अगर मैं टी और आर के बारे में बात करूँ तो क्या ये भी होगा, ए और बी है और टी भी है, क्योंकि टी हमने पी डैश प्लस आई तो हम लोग टी को भी बिलोंग कर देते हैं जे में। जे या फिर आपको अगर बुक में ऐसा प्रश्न आ जाए जेड ऑफ आई तो भी चलेगा, है ना, डिवाइड नहीं है, जे या तो जेड ऑफ आई। तो आप ए बी ओ टी, तो ए बी ओ टी में अगर मैं आर की बात करूँ तो ए माइनस टी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए माइनस टी भी बिलोंग कर जाएगा जे में, यानी कि आर बिलोंग कर गया जे में, इस जे में, ये जे जो आपको सेट दिया गया है आर बिलोंग कर गया जे में। तो टी और आर भी उसी सेट में से आए और उसी सेट में से यहाँ पे हम लोग बोल देंगे टी बिलोंग्स टू जे, उसी सेट में से आए और उसी सेट में से आने की आपको क्वोशंट और रिमाइंडर उसी सेट का है। ए और बी जब उसी सेट के एलिमेंट्स को डिवाइड होने पर आपको क्वोशंट और रिमाइंडर जो मिल रहे वो उसके बारे में बात चल रही है। तब हम लोग कहेंगे कि भैया ये जो है आपका आर बिलोंग्स टू जे। नाउ अगर मैं ए इक्वल टू टी बी प्लस आर की बात करूँ तो मुझे आर 0 चाहिए, या तो आइदर मुझे डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ बी चाहिए। तो मैं अगर डी ऑफ आर के बारे में बात करूँ तो डी ऑफ आर की जो वैल्यू है आर 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 वो है लैम्बडा माइनस टी इंटू बी। तो ये हो जाएगा डी ऑफ लैम्बडा माइनस टी इंटू डी ऑफ बी। तो लैम्बडा की वैल्यू है भाई, लैम्बडा की वैल्यू है ए अपॉन, लैम्बडा की वैल्यू कहाँ गई, हाँ ए अपॉन बी, नहीं पी प्लस आई क्यू, लैम्बडा इज पी प्लस आई क्यू, लैम्बडा इज पी प्लस आई क्यू। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इज इक्वल टू डी पी प्लस आई क्यू माइनस टी की वैल्यू क्या है पी डैश प्लस आई क्यू डैश, ये वैल्यूज़ है। अगर आप इनटू में डी ऑफ बी, अगर आप इसे देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा p माइनस डी ऑफ p माइनस पी डैश, और ये हो जाएगा आपका आई इंटू आई, और ये हो जाएगा q माइनस क्यू डैश, क्यू डैश माइनस क्यू बोलो या q माइनस क्यू डैश एक ही बात होती है मॉड के अंदर, डॉट डी ऑफ b p माइनस क्यू डैश, आई कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने p माइनस पी डैश प्लस आई कॉमन निकाला q माइनस क्यू डैश। अब ठीक है q माइनस क्यू डैश। अब हम लोग बात करेंगे कि d ऑफ m प्लस आई एन यानी क्या होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा p माइनस पी डैश का स्क्वायर प्लस q माइनस क्यू डैश का स्क्वायर इंटू में d ऑफ b। अगर मैं p माइनस पी डैश के बारे में बात करूँ तो p डैश माइनस पी बोलो या p माइनस पी डैश एक ही बात होती है मॉड के अंदर, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे तो 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू में तो इनइक्वालिटी इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, इनटू में बच्चों डी ऑफ बी आएगा यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 आपका हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल रहा है 1/2 डी ऑफ बी। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि डी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू डी बी, यानी हम लोग डी ऑफ बी कह सकते हैं इक्वल टू 1, हम लोग कह सकते हैं डी ऑफ बी इक्वल टू 1, और डी ऑफ बी का आधा यानी 1 से छोटा रहेगा, यानी ये लेस देन है भैया, ये लेस देन है किससे डी ऑफ बी से। तो डी ऑफ आर ये जो आपका आया डी ऑफ आर इज लेस देन, यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर पा रहे हैं डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी। तो या तो r इक्वल टू 0 होगा या तो डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ बी होगा। तो दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन ईडी की थी कि डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी, दूसरी कंडीशन थी भैया डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार आपने डिवाइड किया, क्वेश्चन और रिमाइंडर मिला, और क्वेश्चन और रिमाइंडर उसी सेट में से होना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर 0 हो, या तो रिमाइंडर पे जो फंक्शन जो अप्लाई करेंगे डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी आना चाहिए। तो ऐसा भी हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। तो हमने इंटीग्रल डोमेन के बारे में बात कर ली, इंटीग्रल डोमेन के बारे में बात करने के बाद हमने इसे जब सॉल्व किया तो ये एक इक्लूडियन डोमेन है, देयरफॉर हम लोग कहेंगे यहाँ पे जे इज ई डी इक्लूडियन डोमेन है। क्योंकि ये एक इक्लूडियन डोमेन है तो ये पी आई डी भी होगा, इसका प्रूफ अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं अगर ई डी है तो पी आई डी होगा, और अगर ई डी और पी आई डी है तो वो यू एफ डी होगा। तो ये जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर है, यानी जे बोलो या इसको जेड आई, ये आपकी ई डी रहेगी और पी आई डी भी रहेगी
और अगर ये पीआईडी है तो ये यूएफडी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूनिटी की बात करी थी, इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी, जो इसके डेफिनेशन के लिए काम में आता है, तो इसके पास है तो वो यूएफडी होगा। यानी कि आप जे आपका ईडी भी है, पीआईडी भी है, यूएफडी है, सभी है, तो हमने जस्टिफाई कर लिया हमारे आंसर को। तो एक क्वेश्चन है लेकिन इसको समझाने के लिए काफ़ी टाइम लगा विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने ये वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर से बताइए कि कहाँ पे आपको डाउट है, ताकि मैं इस तरीके के वीडियो में उस चीज़ को आगे से और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने का प्रयत्न करूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपको इसका समझना है उतना इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों का आईएएस आईपीएस बनना और यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करना। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स ऑप्शनल के विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाए, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से ही आपको भी मदद मिलेगी। ठीक है, ये भावना रखें कि मेरे को ये समझ में आ गया, मैं आगे क्यों न भेजूँ। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे भेजें ताकि उनका भी भला हो, ताकि उन विद्यार्थियों का जो दूर दराज के गांव में रह रहे हैं, बहुत छोटी जगह से पढ़ाई कर रहे हैं और मैथ्स ऑप्शनल उन्होंने ले रखा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पीवाई को सॉल्व करें, तो ये हमारी वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुँचने ही चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप ये काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।